भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहकर पाकिस्तान की कंट्रोल की हद उसे समझनी होगी। भारत की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें एक एक सबक पाकिस्तान के लिए ही है। हाँ, उस बड़ी कार्रवाई की प्रतीक्षा अभी पाकिस्तान के भीतर सब कर रहे हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई जारी है। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। कि लड़ाई का अंत नहीं है, सदा मिलकर के रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। इन चेहरों की त्योरियां पाकिस्तान पर इतनी भारी पड़ने वाली हैं कि उसे खुद उस सजा का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीता, पाकिस्तानी आतंक के अंत का एक एक दिन कम होता गया। अब निर्णायक दंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे इस तरीके की घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का भी हम सब लोगों को विश्वास है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। बीते 10 दिन भारत के लिए सब्र के रहे। बीते 10 दिन पाकिस्तान में घबराहट के बीते। आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। इससे पहले पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? सेना के जवानों पर अटैक करने के बाद तुरंत मोदी जी ने फैसला करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभी भी पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब मिलेगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। बीते 10 दिन भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी की। पाकिस्तान का इस वाक़े से बीते 10 दिन पाकिस्तान ने खुद को बचाने की जुगत में बिताए। बीते 10 दिन में कल्पना से बड़ी सजा से लेकर चुन चुन कर मारने का भारत का संकल्प मजबूत हुआ। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। बीते 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान की हेकड़ी जंग रोकने की गिड़गिड़ाहट में बदल गई। इस वक्त बीते 10 दिन में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गया। ये तो हो नहीं सकता ना कि आप जब चाहेंगे आएंगे और इंसानों का कत्ल कर देंगे। और अपनी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप घर में घुस के अब बैठ जाइए। जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this.
and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way. ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं, दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। बीते 10 दिन में पाकिस्तान बिखरने लगा। इन 10 दिनों में भारत ने जो किया उसने पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। हवा पानी बंद कर दिया, कमाई के धंधे ठप कर दिए। इतने में ही पाकिस्तान की हालत पस्त होने लगी। लेकिन भारत का ऐलान है कि असली बदला अभी बाकी है। 10 दिन का हर पल पाकिस्तान पर भारी बीता है। 70 सालों का एक एक पाप उसके सामने नाचने लगा है। इतनी दहशत और वहशत तो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन अब जो सबसे बड़ा डर पाकिस्तान के सामने है वो ये है कि भारत ने जवाब की जो भी तारीख सोची है उसमें 10 दिन कम हो गए, यानी तबाही अब और नजदीक आ चुकी है। भारतीय सेना जिस सिद्धांत पर काम करती है वो कहता है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी कि अगर आप किसी चीज की योजना नहीं बनाते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। भारत के जो सैन्य बल हैं वो तैयारियों में हमेशा जुटे रहते हैं, शांति काल में भी जुटे रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद अचानक किसी आवेश में आकर भारत कोई कदम नहीं उठा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि भारत की तरफ से कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। भारतीय सेनाएं लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। जंग वो देश जीतते हैं जिन्हें पता होता है कि युद्ध कब लड़ना है और कब नहीं। भारतीय सेना को ये राज अच्छी तरह पता है, इसलिए बीते 10 दिनों में भारत ने पाकिस्तान की हर तरफ से घेराबंदी कर रखी है। कम से कम 3 ऐसे मोर्चे हैं जहां पाकिस्तान की हालत पस्त हो रही है। रणनीतिक मोर्चा, कूटनीतिक मोर्चा और तीसरा आर्थिक मोर्चा। रणनीतिक मोर्चे की बात करें तो नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है। थल सेना ने जमीन पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है और लगातार एलओसी पर पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वायुसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए, अटारी को हम लोगों ने बंद किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे। पाकिस्तान की दूसरी घेराबंदी भारत ने कूटनीतिक रूप से कर रखी है, जिसके चलते वो दुनिया में अलग थलग नजर आ रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने लगातार दुनिया भर के देशों को पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत दिखाए हैं। भारत ने एक डॉसियर भी तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकवादी घटनाओं को शामिल किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करके पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। यूएनएससी में भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खुला है। तीसरा और सबसे जरूरी मोर्चा है आर्थिक। पहले से कंगाल पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी मार है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से सूखे की स्थिति बनेगी और पाकिस्तान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जिससे इस रास्ते होने वाले कारोबार ठप हैं। पाकिस्तान को करीब 3,800 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एयर स्पेस बंद है, जिससे पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और खर्चा बढ़ रहा है। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि युद्ध के शतरंज पर बिसातें बिछ चुकी हैं, बस चाल चलने की देरी है।
जंग में हमले से पहले की तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तैयारी जितनी मजबूत होगी, हमला उतना ही खतरनाक होगा। सेना ये भी अनुमान लगाकर चल रही है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये लंबा भी चल सकता है, इसलिए तैयारी पक्की करनी जरूरी है। हमारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है और इस बार जो है जैसे हमने कारगिल वॉर में भी किया था, तीनों सेनाएं इकट्ठा मिलके कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगी और चाहे वो है लैंड के ऊपर भी हो सकता है, एयर के ऊपर भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है और समुद्र के में भी हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है इस अब ज्यादा पॉसिबल है और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी क्योंकि अब हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे और मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त होगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की स्ट्राइक से ज्यादा होगा। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की थी, फिर उसके बाद भारत ने उस पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी और अब बची है सेना की स्ट्राइक। पाकिस्तान परमाणु बम, खून बहाने की धमकी के बाद अब अपनी हैसियत समझ चुका है, लिहाजा दुनिया भर के देशों से भारत के क्रोध से बचाने की गुहारें लगा रहा है। भारतीय सेना दुनिया की इकलौती सेना होगी जिसे प्रतिदिन आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ती है और आतंकवाद के विरुद्ध एक विजयी लड़ाई भारतीय सेना लड़ती है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये चेतावनी पाकिस्तान भी संजीदगी से लेता है। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश बात को कभी भूलने वाला नहीं है। अब तक 42 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा चेहरा देश और दुनिया तीसरी बार देख रही है। पिछले 2 बार जब चेहरे पर गुस्से के ऐसे भाव आए थे तो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़े थे। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 2016 में उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री को जब गुस्सा आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी और 4 दिन बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। 2019 में दूसरी बार पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तेवर सख्त हुए, तब फिर उन्होंने सेना को खुली छूट दी और 11 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की भारतीय सेना ने, जिसमें पाकिस्तान के 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अब एक बार फिर चेहरे पर क्रोध है और सेना को खुली छूट दी जा चुकी है। 10 दिन बीत चुके हैं, तो क्या समझा जाए कि पहलगाम के बलिदानियों के खून के इंसाफ की घड़ी अब नजदीक है। For the Honorable PM Modi ji, he is leading the country through these tough times and he assured all the citizens with stern action against the perpetrators of terrorism. ఆడితే ఏమవుతుంది, మన సింహం నమో కొట్టే దెబ్బకి వరల్డ్ మ్యాప్ లోనే పాకిస్తాన్ అని మిస్సింగ్ రావటం ఖాయం। हमारा इतिहास रहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल ऐसी ही है जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। पीएम मोदी अपने पैटर्न पर ही आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान भी मान चुका है कि इस बार भारत पुरानी कहानियां नहीं दोहराएगा, बल्कि पक्का नया इतिहास रचने की तैयारी में है। इंडिया बीते 10 दिनों में पीएम मोदी जरूरी काम भी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उरी और पुलवामा अटैक के बाद करते जा रहे थे। लेकिन उनके जहन से पाकिस्तान को करारा जवाब देना निकला नहीं था। इस बार भी ऐसा ही है। पीएम मोदी जरूरी काम निपटाते जा रहे हैं और पाकिस्तान की आतंकी जमीन को
मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने टॉप अफसरों के साथ बैठक की। पहलगाम हमले के चंद घंटों के बाद सीसीएस की अहम मीटिंग की। दुनिया के बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को पहलगाम हमले की जानकारी दी। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ एक्शन प्लान पर मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी 1-2 नहीं बल्कि 9 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं। संकेत साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार है। वो रणनीति जिसके बाद पाकिस्तान को कल्पनाओं से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो रणनीति जिसके बाद पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले और प्लानिंग करने वाले हर एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का हर कदम दिल्ली से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में दहशत भर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग भी इस बार ली। ऐसी मीटिंग इससे पहले उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही ली थी। यानी पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाने का वक्त आसपास ही है। जो सैन्य कदम है वो भारत की तरफ से समय और मौका देखकर उठाए जाएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर ही भारत ने कई ऐसे कूटनीतिक कदम उठा लिए जिससे पाकिस्तान कराहने लगा। कहीं समुद्र की खामोशियों में तूफान से पहले की हलचल सुनाई देती है। कहीं आसमान की ऊंचाइयों से आतंक का नामो निशान मिटाने की गर्जना सुनाई देती है। हमले के दूसरे ही दिन भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए थे। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन स्टाफ की संख्या घटा दी गई। पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। मकसद एक है, पाकिस्तान के पानी का संतुलन बिगड़े ताकि उसको खेती, उसका व्यापार, उसके ऊर्जा के प्लांट्स पर असर पड़े। पाकिस्तान से न सिर्फ सारे राजनयिक रिश्ते खत्म किए जाएं, बल्कि निजी रिश्ते भी खत्म हों। इसके साथ साथ भारत अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंगाल बनाने के लिए भी कदम उठा रहा है। पहला, एफएटीएफ में पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग पर लॉबिंग। दूसरा, आईएमएफ में शिकायत। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद वो इस लिस्ट से बाहर आ गया था। भारत एक बार दोबारा उसको इस लिस्ट में लाने की कोशिश करेगा।
FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आने का मतलब पाकिस्तान में विदेशी निवेश खत्म, विदेशों से पैसों का लेन देन खत्म, तरक्की की रफ्तार ठप। अब FATF में पाकिस्तान को घेरने का तरीका क्या होगा, ये देखिए। भारत FATF को पाकिस्तान की टेरर फंडिंग के बारे में बताएगा। जून में FATF की मीटिंग में भारत पाकिस्तान का नॉमिनेशन मूव करेगा। FATF में 40 सदस्य देशों में से 23 भारत के साथ हैं। इसमें US, UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, UAE जैसे देश हैं। अगर FATF में भारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग हुई या पैसे का इस्तेमाल दूसरे देश को खतरा पैदा करने के लिए हुआ है, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फिर जा सकता है। उधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत IMF में भी शिकायत करेगा। फिलहाल IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब की मदद मंजूर की है। पिछले साल जुलाई से ही पाकिस्तान को पैसे भी मिल रहे हैं। IMF हर 6 महीने पर रिव्यू करता है। अभी इसी महीने IMF की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसमें भारत पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन का मुद्दा उठाएगा कि कैसे पाकिस्तान पैसे का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जा चुका है, रणनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर और युद्ध नीतिक स्तर पर भी। एक्शन जल्दी होगा। बहुत आश्चर्य की बात है कि 40-40, 50-50 साल से पाकिस्तानी नागरिक भारत की मिट्टी पर रहे और कईयों ने तो यहां तक दावा किया कि वो वोट भी देते रहे हैं। अब जब कार्रवाई की शुरुआत की गई है तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि निर्णायक कार्रवाई रहे, क्योंकि देश के अंदर उस टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई दिखी है। पहलगाम में हमला और उसके बाद भारत ने छेड़ दिया आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग। न सीमा की चिंता, न किसी चेतावनी की जरूरत। गोली का जवाब गरजते बमों से दिया गया। इन पहले 10 दिनों में जवाब का पहला सिरा वहीं से शुरू हुआ, घाटी में छुपे उन गद्दारों से जिन्होंने सरहद पार के इशारे पर अपनों पर भी हमला बोला। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 10 आतंकियों के घर या तो विस्फोट से उड़ा दिए या बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिए। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। शुरुआत हुई बिजबेहड़ा के गुरी गांव से, जहां आदिल अहमद ठोकर का घर उड़ा दिया गया। वही आदिल जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर लौटा और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हमले के बाद से ही सीमा पर पाकिस्तान पर लगातार गोलाबारी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी का जवाब भारतीय सेना ने कुछ इस तरह दिया कि POK की नीलम वैली में खामोशी छा गई। कि कुछ ही साल पहले, सिर्फ 3 साल पहले केरन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और बॉर्डर टूरिज्म के नाम से काफी ये फेमस जगह हो गई थी। लेकिन अब जो है, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद यहाँ से किसी भी सिविलियन को आगे जाने की इजाजत नहीं है। इधर नीलम वैली, लीपा वैली और वहां पर वो लॉन्च पैड्स, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने की कोशिश पाकिस्तानी सेना भी करती है, फायरिंग करके। तो वो जो लॉन्च पैड्स हैं, उससे आतंकी कहीं इस तरफ न भेजे जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग वहां संभव हो पाती है पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान वहां पर ट्रेन करके कोशिश करता है कि किसी तरीके से घुसपैठ करा के भारत की सीमा में दाखिल करा दे, लेकिन भारतीय सेना इस ओर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहती है। भारतीय तोपों की गर्जना ने साफ संदेश दिया कि अब आतंकी अड्डों का विनाश का समय है। भारतीय राडार पर हैं पाकिस्तान के वो 28 लॉन्च पैड जहां से आतंक की नर्सरी पलती है। दुदनियाल, चेलाबंदी, मैच फैक्ट्री, बाग, फॉरवर्ड कहूटा और ऐसे कई ठिकाने जो अब हमारी तोपों की जद में है। देखिए, POK एक बड़ी जगह है जिसमें पहले से ही गुस्सा था। अब हालत ऐसी हो गई है कि उनको डर है कि कुछ होगा। कई लोग भारत के साथ हैं,
तो जैसे 1971 में बांग्लादेश में लोग हमारे साथ थे, तो उधर हाई अलर्ट हो गया है, पीओके में डर है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री कंट्रोल्स एवरीथिंग, मिलिट्री का कंट्रोल है, मिलिट्री के कोर्ट है, मिलिट्री गवर्नमेंट को संभालती है। और पीओके में अगर जो लोग आगे बढ़े, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, डर होगा। इसलिए पीओके में भी अलर्ट है। इसका असर अब पीओके में दिख रहा है। वहां के प्रधानमंत्री ने आपातकाल तक की बात कह दी है। नीलम वैली में पर्यटकों की एंट्री बंद हो गई है। धार्मिक मदरसे 10 दिनों के लिए सील कर दिए गए हैं। होटल मालिक अपनी संपत्ति सेना को देने को तैयार है। यानी डर इतना है कि सिविलियन सपोर्ट भी फौज को देना पड़ रहा है। भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिखा दिया है कि भारत सीमा पार जाकर मारने में संकोच नहीं करता। लेकिन इस बार बिना चेतावनी के सीधा निर्णायक वार हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक और आर्थिक भी है। पीओके में कार्रवाई से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। एफएटीए की गाज फिर से गिर सकती है। भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है। और इस बार जवाब ऐसा होगा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अभी तो 10 दिन हुए हैं, लड़ाई लंबी चलेगी। पहलगाम पर जब वो क्रूर, निर्मम, बर्बर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से भारत की तरफ से यह स्पष्ट रहा कि दुनिया के सभी देशों को इसके बारे में सूचित किया जाए। दुनिया के जिस देश ने इस घटना के बारे में सुना, सब एक सुर में भारत के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान की मुसीबत इस समय यह भी है कि वो चाहता है कि दुनिया में कोई तो ऐसा देश हो जो उसके साथ खड़ा रहे। ये जो कूटनीतिक लड़ाई है, इसमें भारत बहुत बढ़त हासिल कर चुका है। दो परमाणु शक्तियों के टकराने का अंजाम क्या हो सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर हैं, जिनके पास करीब करीब बराबर ही परमाणु हथियार हैं। अगर दोनों के बीच संपूर्ण युद्ध हुआ, तो ये सिर्फ इन दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। देश कोई भी हो, भारत और पाकिस्तान को संयम रखने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले की निंदा लगभग हर देश कड़े शब्दों में कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया की तमाम शक्तियों की आवाज आई, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया से एंथनी एल्बनीज, नेपाल से केपी शर्मा ओली, मॉरिशस से नवीन राम गुलाम, इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन से किंग अब्दुल्ला, जापान से शिगेरू इशिबा, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, मिस्र से अब्दुल फतेह एल सीसी, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, यूएन, सब ने आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी रियाद का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। तब पहला फोन ट्रंप ने किया था और भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। रूस बार बार चेता रहा है कि भारत इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। यानी इस बार भारत का गुस्सा झेल पाना पाकिस्तान के बस में नहीं होगा। हर एक दुनिया में 18 लीडर्स प्रधानमंत्री से बात की है। परमाणु हथियार है पाकिस्तान को। तुलसी गबार्ड जो CIA की हेड है, उन्होंने भी हमदर्दी दिखाई। काश पटेल अमेरिका में FBI के हेड, वो इंडियन है लेकिन अमेरिकन है, उन्होंने भी दिया। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या बोला है, दे विल सॉर्ट इट आउट बाय देमसेल्व्स, मतलब हल आपस में करेंगे। तो उस हौसले से पाकिस्तान की आर्मी सीज फायर को कह रहे हैं रद्द करेंगे, और जो इंडस वाटर ट्रीटी पे डरे हुए हैं, तो क्रॉस बॉर्डर आर्मी के हाथ में वो कह रहा होगा कि लगा दो गोली, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करो, LOC को परवाह मत करो। ईरान पहले से ही भारत पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है, लेकिन अब उसका साफ स्टैंड है, जो भारत करेगा हम उसके साथ हैं। इधर 29 अप्रैल को विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया, सियरा लियोन और गुयाना के अपने समकक्षों के साथ फोन पर बात की और बताया कैसे पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया।
विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी फोन पर बात की। तय है कि पाकिस्तान का इस बार बहुत कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। उसका पाखंड, उसका नकली चेहरा, उसका आतंक का समर्थन, कश्मीर पर उसका बड़बोलापन, आतंकियों की नर्सरी, हुकूमत के तेवर, बहुत कुछ इस बार दांव पर लगा है।